डेंसर मीडियम हो जाएगा, आपको याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में देखिएगा, फ्रीक्वेंसी को छोड़कर प्रकाश के सारे गुण बदल जाते हैं। तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग, आयाम, तीव्रता सब बदल जाता था। अब देखिए यहाँ पर कंपेरिजन कर लेते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि कंपेरिजन करके पढ़ना अच्छा है। परावर्तन में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता था, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता था, आपका लेमडा नहीं बदलता था, ठीक है, लेकिन आपका इंटेंसिटी बदल जाता था, ठीक है, और आपका आयाम बदल जाता था, यानी कि तीव्रता और आयाम बदल जाता था। यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन के केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा, इंटेंसिटी बदलेगा, आयाम भी बदलेगा, आपका क्या बोलते हैं वेवलेंथ भी बदलेगा, सब बदल जाएगा। यानी कि इसमें समझिएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा, प्रकाश का वेग भी बदलेगा, आयाम भी बदलेगा, तीव्रता भी बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। एकमात्र ऐसा चीज़ है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जो नहीं बदलेगा। लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ तरंगदैर्घ्य और प्रकाश का वेग भी नहीं बदलता था परावर्तन के केस में, लेकिन अपवर्तन के केस में ये तीनों में केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, ये कंपेरिजन करता है हवा की तुलना में पानी। मान लीजिए हवा की तुलना में पानी, दो तरह का कंपेरिजन करता है। एक तो कंपेरिजन है आई और आर में, ये आई से आर कितना कम है या कितना ज़्यादा है, एक तो वो कंपेरिजन हो गया। एंगल में कंपेरिजन करेगा, और एक स्पीड ऑफ लाइट में कंपेयर करेगा कि मान लीजिए हवा में स्पीड ऑफ लाइट कुछ था 3 × 10⁸, तो पानी में क्या होगा, तो कांच में क्या होगा, तो डायमंड में क्या होगा, वो डिपेंड करता है म्यू पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो यही सघनता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपवर्तनांक, यानी कि अगर सघन ज़्यादा होगा, यानी कि डेंसर मीडियम होगा तो उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, रेयरर मीडियम होगा तो उसका अपवर्तनांक भी कम होगा। यानी कि अगर म्यू ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं माध्यम सघन है। और प्रकाश का वेग क्या होगा, सघन माध्यम में कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रुकावट ज़्यादा होगा। तो प्रकाश का वेग कम होगा तो लेमडा भी, तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाएगा। उसी तरह अगर म्यू कम है तो सघनता भी कम होगा, प्रकाश का वेग ज़्यादा हो जाएगा। सघनता कम यानी कि उसको रुकावट कम मिलेगा, तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा और तरंगदैर्घ्य भी आपका बढ़ जाएगा। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताना भूल गए, प्रकाश का निर्वात में चाल, यानी कि 3 × 10⁸, निर्वात में तो यही चाल होता है 3 × 10⁸ बटा प्रकाश का माध्यम में चाल वेग। अगर मान लीजिए 3 × 10⁸ है और अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया हुआ है, तो ये निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ये हो गया आपका 1.5, ये आपका 3 × 10⁸, ये निकालना है। तो भी कितना हो जाएगा, 3/1.5 × 10⁸, यानी कि 2 × 10⁸, यानी कि कहीं ना कहीं अपवर्तनांक बताता है कि वो कितना गुना प्रकाश का स्पीड से छोटा है। जैसे म्यू अगर 1 है, आप बता सकते हैं कि निर्वात में जो वायु का वेग है उससे 1.5 गुना कम है, 1.5 गुना कम, यानी कि 3 से 1.5 से डिवाइड कर देंगे। जितना अपवर्तनांक होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 10⁸ कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा मतलब माध्यम में प्रकाश का वेग आ जाएगा। यही तरीका है निकालने का। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, म्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड है 3 × 10⁸, इससे ज़्यादा स्पीड दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगा, यानी कि भी जो है वो हमेशा सी से कम होगा, यानी कि भी जो है उसी से कम होगा, यानी कि सी ज़्यादा है भी कम है, यानी कि म्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। म्यू बराबर सी बटा भी, तो चूंकि सी ज़्यादा है भी कम है, इसलिए म्यू का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अर्थात अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम कभी नहीं हो सकता है। अब हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं, मीडियम, अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर निर्वात है, एक बात बोल रहे हैं, निर्वात है, तो निर्वात में म्यू का वैल्यू होता है 1, निर्वात में अपवर्तनांक 1 होता है, और जब अपवर्तनांक 1 होगा यानी कि प्रकाश का जो स्पीड है वही होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगर वायु है तो वायु में अपवर्तनांक होता है 1.003, यानी कि वायु को कभी कभी निर्वात के बराबर मान लिया जाता है कि लगभग निर्वात ही है, पूर्णतः निर्वात नहीं है लेकिन निर्वात ही माना जाता है। तो 1.0003, यानी कि अगर 3 को हम लोग 1.00003 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.986। तो वायु में प्रकाश का वेग हो जाएगा 2.986 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कभी कभी इसको लगभग में 3 ही मान लिया जाता है, 3 ही मान लिया जाता है। आपको ये भी मानना है, वायु दिया तो आपको 3 × 10⁸ ही लेना है। एग्जाम में आपको 3 × 10⁸ वायु में भी लेता है, निर्वात में भी लेता है, लेकिन निर्वात में ज़्यादा होगा, वायु में इससे थोड़ा सा कम होता है। पानी का बात करें तो पानी में प्रकाश का स्पीड पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, और पानी में 3 को अगर 1.33 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो यानी कि ये निर्वात में प्रकाश का वेग था 3 × 10⁸, और पानी में प्रकाश का वेग है 2.25 × 10⁸। कितना कम है, यहाँ से अगर इसको माइनस कीजिएगा कितना कम है, तो देखिए 3 से 2.75 कितना कम है, 0.75 कम है। कितना परसेंट, तो 0.75/3 × 100, यही होगा। तो 3 से काटेंगे तो 0.25, यानी कि 25%। तो आपसे पूछ सकता है पानी में जो प्रकाश का स्पीड होता है वो निर्वात में स्पीड से कितना गुना कम होता है, कितना परसेंट, तो 25% कम होता है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग आते हैं कांच में, ग्लास में।
ग्लास का अपवर्तनांक होता है 1.51, लगभग में इसको 1.5 लेता है, 1.5 लेता है। यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो 3 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि अब देखिए इससे ये कितना कम है, 3 से 2 कितना कम है, 3 से 2 आ जाएगा, एक कम है, यानी कि 1/3 × 100 यानी कि 33.3%, यानी कि लगभग 33% कम है। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उससे ग्लास में, कांच में प्रकाश की चाल लगभग 33% कम होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पानी में कितना परसेंट कम होता है, 25% कम, और ग्लास में 33% कम। अब देखिए हीरा का बात करते हैं तो हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, 2.42, और हीरे में प्रकाश का वेग वो आप निकाल सकते हैं 3/2.42 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 3/2.42 आएगा, लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं पूछता जनरली, हीरे का केवल अपवर्तनांक आपको याद रखना है। हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और हीरे की कटिंग ऐसे की जाती है कि हीरा में प्रकाश जो है वो हम आगे बताएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम आपको बताएंगे हीरा चमकता क्यों है। देखिए हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने का फायदा क्या है, हीरे में क्रिटिकल एंगल होता है, वो क्रिटिकल एंगल भी आगे बताने वाले हैं। क्रिटिकल एंगल जो हीरा का होता है वो होता है 24.2 डिग्री, और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, यानी कि देखिए इसी 2 में अगर पॉइंट को आगे बढ़ा दे तो वो हीरे का क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण होता है। तो यानी कि हीरे का अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक 2.42, और क्रांतिक कोण 24.2, ये होता है क्रांतिक कोण। तो जस्ट उल्टा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है, यानी कि μ1/μ2 = v2/v1, ये एकदम उल्टा होता है। याद रखिएगा, ये एकदम रेसिप्रोकल होगा, यानी कि उल्टा होगा। यही ट्रिक है इसका याद रखने का, और इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है वो वेवलेंथ के भी उल्टा होगा, यानी कि समझ लीजिए कि अगर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है ये कम होगा, और ये टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लीजिए सब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस सिर्फ और सिर्फ ये म्यू जो है वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, सिर्फ और सिर्फ ये डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी सबके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए हम आपको बताया था विबग्योर, ठीक है, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं बैजानी हपी नाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, इसलिए लेमडा बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। लेकिन हम बताए थे लेमडा और स्पीड दोनों के उल्टा होता है म्यू, तो चूंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारा लेमडा बढ़ रहा है तो स्पीड उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो उल्टा हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन भी उल्टा होगा, क्योंकि म्यू और डिफ्लेक्शन सेम होता है, म्यू जितना होगा डिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, तो डिफ्लेक्शन भी इधर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें रेड कलर का, तो रेड कलर में लेमडा मैक्सिमम है, स्पीड भी मैक्सिमम, यानी कि रेड कलर का लेमडा मैक्सिमम है, यानी कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। मीनिंग देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा बैगनी का, सबसे कम होगा रेड का। तो म्यू मिनिमम है, वी मैक्सिमम, देखिए स्पीड मैक्सिमम है, और डिफ्लेक्शन मिनिमम है। तो ये सारा आपको इसी चार्ट में पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, केवल और केवल इस चार्ट को याद रख लेना, ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना बस, और कुछ नहीं। और इस चार्ट को याद करें, हम यहाँ पे टेबल आपको बना देते हैं, बस इस चार्ट को आपको याद रखना बस। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया कोई दिक्कत नहीं आपको, नैया पार है। आगे बात करते हैं अब उसी तरह वायलेट का बात करें, वायलेट यानी कि बैगनी कलर जो है उसका वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का है, सबसे कम बैगनी का है, तो लेमडा मिनिमम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम देखिए म्यू सबसे ज़्यादा बैगनी का है, स्पीड मिनिमम हो गया, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो गया। सिर्फ इसी आपको चार्ट पे सब पता चल जाता है, यही क्वेश्चन पूछेगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए विद द राइज इन टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, विद द राइज इन टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक स्लाइटली डिक्रीजेस, कम होता है, यानी कि उसके भी उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, सॉरी मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जाने का कोशिश करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हवा है, यहाँ पर भी हवा है, एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम भी हवा है, तो वो सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम पानी है, तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ झुकेगा। अब ये पानी है, पानी की जगह आप तेल डाल दीजिए, तेल, तो ये क्या होगा, और थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है, झुकता चला जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उसके ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, प्रकाशिक घनत्व जिसका कम होगा उसको बोलेंगे रेयरर माध्यम, और प्रकाशिक घनत्व यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम। आगे आता है प्रकाश का रंग का कैसे निर्धारित होता है। देखिए तो प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। ये बीपीएससी में भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके तरंगदैर्घ्य से। ये जो हम लोग पढ़ते हैं विबग्योर, बैजानी हपीनाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है यानी कि तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है वायलेट का 6563 एंगस्ट्रॉम, और सबसे कम होता है 3969 एंगस्ट्रॉम, ये रेड का होता है।
ये रेड का होता है। तो ये तरंगदैर्घ्य में अंतर के कारण हम लोग प्रकाश का रंग देखते हैं। अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो हम लोग को वायलेट दिखेगा, और थोड़ा कम हुआ तो इंडिगो दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, फिर सबसे कम अगर हो गया तो रेड दिखेगा। यानी कि प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करता है। देखिए निर्भर नहीं करता है, प्रकाश का वेग जो है वो ताप पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। प्रकाश का जो लाइट का स्पीड है वो टेम्परेचर पर कभी डिपेंड नहीं करता है। प्रकाश जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, ना ही इसके लिए कोई टेम्परेचर का आवश्यकता होता है। ये किसी भी माध्यम में किसी भी टेम्परेचर पे मूव कर सकता है। ये प्रकाश का वेग है। लेकिन प्रकाश का रंग जो है, आपसे ये भी पूछता है तारा का रंग, तारा यानी कि स्टार का रंग किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रकाश का रंग, वेग लिख दिया, रंग होना चाहिए यहाँ पे। प्रकाश का जो रंग है, प्रकाश का जो रंग है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। स्टार्स, अगर हम बात करें स्टार्स का रंग यानी कि तारों का रंग, वो किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन लाइट का जो आपका रंग है, प्रकाश का रंग है, वो टेम्परेचर पर नहीं, उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आपको इसको याद रखना है। यदि आई, क्योंकि लेट हो जाता है पढ़ाने में, ज़्यादा लंबा करेंगे वीडियो लेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आई हमारा 90 डिग्री है और आर हमारा 30 डिग्री है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। यहाँ पे स्नेल्स का लॉ लगेगा, स्नेल का नियम, स्नेल का लॉ अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर स्नेल का लॉ, तो क्या होगा देखिए, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। आई हमारा दिया हुआ 90 डिग्री, आई की जगह डाल देंगे 90 डिग्री, साइन 90 वैल्यू होता है 1, और आर की जगह डाल देंगे 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2। यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो देख लेते हैं ये क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्राइटेरिया है, ये हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। हम आपको संविद पत्र एक रूल बताए थे, संविद पत्र यानी कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो दूर जाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये है आपका अपवर्तन सरफेस यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। अब यहाँ पर कोई प्रकाश आपतित आती है, इंसिडेंट रे है, वो कुछ एंगल बनाकर आती है, वो नॉर्मल, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इस आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, I1 से ज़्यादा बढ़ाते हैं I2, थोड़ा सा और दूर से ये आएगी और ये हल्का और दूर चली जाएगी, यानी कि R1 से बड़ा हो जाएगा R2, यानी कि यहाँ पर आपका R2 जो है वो बड़ा हो जाएगा R1 से। और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे I1 को, तो R3 जो होगा वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बढ़ाते एक निश्चित एंगल आएगा I3, मान लीजिए एक एंगल आएगा I3, जिस एंगल पर ये जो इतना दूर चला जाए कि ये इससे 90 डिग्री हो जाए, ये जो अपवर्तन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 वो 90 डिग्री हो जाए, तो जिस कोण पर वो आई है उस कोण को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। यानी कि एक खास एंगल, एक खास कोण जिस पर जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का एंगल बना ले, जिस कोण पर हमारा R 90 डिग्री हो जाएगा उसे क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। अब ये क्रांतिक कोण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर I का मान अब और बढ़ा दे, इससे ज़्यादा, इस क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ा दे, तो ये जो लाइट का रे है वो इस मीडियम में ना आकर उसी मीडियम में वापस लौट आती है। यानी कि देखिए माध्यम दोनों अलग है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, फिर भी लाइट उसी मीडियम में लौट आ रही है। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है, जो आपतन कोण है वो आपका क्रांतिक कोण से बड़ा है। ये I4 जो है, क्रांतिक कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, थीटा सी से दिखाते हैं, थीटा सी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। और ये जो I4 है वो थीटा से बड़ा है, क्रांतिक कोण से बड़ा है। तो यहाँ पर I4 क्या लिखेंगे, यहाँ पर बताइए, I4 इज ग्रेटर देन क्रांतिक कोण। जब क्रांतिक कोण से कोई आपतन कोण बड़ा होगा, प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगी, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये अपवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी प्रकाश एक माध्यम से जब उसी माध्यम में लौट आए इसको परावर्तन बोलते हैं। लेकिन चूंकि दोनों माध्यम तो सघन और विरल अलग अलग है, फिर भी प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा है, इसलिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि एंगल I जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब समझिएगा, व्हेन एनी लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश इंटर करता है, देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करता है। इसके बाद जैसे जैसे I बढ़ाएंगे वैसे वैसे R भी बढ़ेगा। I हम लोग बढ़ाएंगे, I1 से I2 किए तो R भी बढ़ गया, R1 से बड़ा हो गया, देखिए R2, वैसे वैसे R भी बढ़ता जाएगा। एक खास एंगल I पर, एक खास एंगल I होगा, I एक खास एंगल होगा जहाँ पर आपतित किरण सरफेस के समानांतर हो जाएगा, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल हो जाएगा, और वहाँ पर R जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे, ठीक है। यदि I का मान क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, अब मान लीजिए इससे भी ज़्यादा I को बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश जो है, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यही इसका कंसेप्ट था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
टू इसेंशियल कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब समझिएगा, अगर प्रकाश वायु से हवा में, सॉरी पानी से हवा में जा रहा है, क्योंकि पानी है सघन, हवा है विरल, तो हमको आपतन कोण कितना चाहिए कि ये हो जाए, तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 48 डिग्री। याद रखिएगा 48 डिग्री। ग्लास और एयर के लिए बात करते हैं, कांच और हवा के लिए ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है 42 डिग्री, और डायमंड और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल हो जाता है 24.4 डिग्री। हम 24.2 बताए थे आपको, है ना। 2.42 होता है आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्रांतिक कोण 24.2 होता है। ठीक है, 4 याद रखिए, 2 रखिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू होता है 2.42, यानी कि समझिएगा जैसे जैसे म्यू आपका बढ़ रहा है क्रांतिक कोण घट रहा है, यानी कि क्रांतिक कोण जो है वो म्यू के उल्टा होता है। तो इसको फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा सी। थीटा सी क्या है? क्रांतिक कोण है। इस फॉर्मूला पे भी आपका न्यूमेरिकल रेलवे पूछा हुआ है।